हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। दोस्तों, ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स कर लिए हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि वाइमर गणराज्य का उदय किस तरह से हुआ। सेकंड टॉपिक हमने ये देखा था कि हिटलर का उदय किस तरह से हुआ जर्मनी में। उसके बाद हमने थर्ड टॉपिक ये देखा था कि हिटलर की जो पार्टी थी, नाथसी पार्टी, उसका विश्व दृष्टिकोण किस तरह से था, क्या था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 4th टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाथसी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर हमें यह भी देखना है दोस्तों कि नाथसी जर्मनी में, यानी जब हिटलर का शासन था जर्मनी में, उस समय बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा था, क्या पढ़ाया जा रहा था, उन बच्चों को नाथसी विचारधारा किस तरह से सिखाई जा रही थी और इस नाथसी विचारधारा को किस तरह से सही बताया जा रहा था। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को किस तरह से लागू किया गया, किस तरह से व्यवहारिकता में लाया गया, वो भी इस टॉपिक में हमें दिया गया है। ठीक है, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है। दोस्तों, हिटलर को ऐसा लगता था कि जब युवा नात्सी विचारधारा में डूबे होंगे, उस समय का जो समाज होगा वो नात्सी समाज एक शक्तिशाली नात्सी समाज बनेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या जरूरी था, तो जो वहाँ के बच्चे हैं उनको स्कूलों में भी इस नात्सी विचारधारा के बारे में बताया जाए और इसे सही ठहराया जाए। ठीक है, स्कूल के अंदर इस तरह की का माहौल हो, और हिटलर को लगता था कि स्कूल के बाहर भी इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए, जिससे बच्चे जो हैं इस नात्सी विचारधारा की प्रशंसा करें। ठीक है, और उन्हें सही मानने लगे। ठीक है, इस तरह की चीजें वहां पे की गई। तो उसको किस तरह से व्यवहारिकता में लाया गया वो आपको आगे दिया गया है। ये देखिए, नात्सीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था। तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। अब ये सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम क्या है जो हिटलर के द्वारा चलाई गई है जर्मनी में। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा और जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों को और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चेम्बरों में झोंक दिया गया। तो देखिए किस तरह चीजें हो रही है, घटना घट रही है। ठीक है, अब जब नात्सीवाद विचारधारा जब जर्मनी में फैली हुई थी, नात्सी पार्टी का शासन था और नात्सीवाद को फैलाना था हिटलर के द्वारा, तो इसके लिए वो किस तरह की प्रक्रिया अपनाता है वो देखिए। ये हिटलर को लगता है कि इसके लिए बच्चों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वो ऐसे शिक्षकों को पद से हटा देता है जो अविश्वसनीय है, और यहूदी, जिप्सी, ये लोग हैं, इन सभी को हटा देता है नौकरी से। बाद में उनको मौत के घाट उतार देता है। अब बच्चों को जो आर्य नहीं थे उन्हें अलग अलग बैठने के लिए बोला जाता है। बाद में उन्हें भी गैस चैम्बरों में डाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है, इस तरह की घटना घटती है। हिटलर के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही थी। अच्छे जर्मन बच्चों को अच्छे जर्मन बच्चों को नात्सी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया और नस्ल के बारे में प्रचारित नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय और पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो यहाँ पर नस्ल के बारे में बताने के लिए और नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए एक नस्ल विज्ञान का एक नया विषय सिलेबस में ऐड किया गया। ठीक है, यहाँ जर्मनी में। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया
कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल-कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। तो दोस्तों इस तरह से पूरी की पूरी आइडियोलॉजी चेंज हो गई एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। सब हिटलर के द्वारा चलने लगा जर्मनी में इस समय में। और जो बच्चे वहां पे पढ़ने जाते थे उनकी विचारधारा से खेला गया और उन्हें एक नात्सी समाज, एक शक्तिशाली नात्सी समाज बनाने की मुहिम से जोड़ दिया गया, ठीक है। इस तरह की चीजें जर्मनी में हो रही थी। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंप दी गई। युवा संगठन बना दिए गए और इन्हें इस तरह से प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी भी दे दी गई, ठीक है। 10 साल की उम्र में बच्चों को युंग फोक में दाखिला करा दिया जाता था और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नात्सियों के युवाओं 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नात्सियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। अब ये क्या है, इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। तो हम जो ग्रेजुएशन में सीखते हैं ना, पढ़ते हैं, वो अलग चीजें होती है, तो इन्हें ग्रेजुएशन में इस तरह की चीजें सिखाई जाती थी, यही मान लीजिए। अब देखिए, गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस तरह की चीजें। अब ये युंग फोक क्या है, तो 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन है युंग फोक। इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चित्र आपको दिए गए हैं, जैसे मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस चेम्बरों में मार दिया जाता था। देखिए आप फोटो देख सकते हैं, इन्हें मौत के गैस चेम्बर में लेकर के जाया जा रहा है, उसके बाद वहां पे इन्हें मार दिया जाएगा। यहाँ देखिए, वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। हिटलर जिनकी संख्या बढ़ाना चाहता था वो ये बच्चे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये आर्य बच्चे हैं। अब ये देखिए यहाँ क्या है, कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा है एक शिशु अपनी माँ के साथ। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। तो इस तरह के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ देखिए, नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं चाहे तो। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। पेन चेंज कर लेते हैं। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम भी दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे और युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जितने भी युवा संगठन थे अब सबको बंद कर दिया गया। और कौन था युवा संगठन? बस अब कौन बचा रहा? तो नाज़ी यूथ लीग, ठीक है। अब देखिए, अब 1933 तक आते आते यहाँ कितने लोग थे? तो 12.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे थे इस नाज़ी यूथ लीग में, ठीक है। अब देखिए, मातृत्व की नाज़ी सोच क्या थी? जो नाज़ी विचारधारा थी वो मातृत्व के बारे में क्या सोचता था, एक महिला के बारे में क्या सोचता था, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानते हैं। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये है तो निंदनीय विचारधारा, लेकिन आपको इन सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है दोस्तों, नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को समान अधिकार नहीं मिल सकते, दोनों अलग अलग होते हैं, उनकी
एबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है, योग्यता भी अलग अलग होती है। ये देखिए, यह समाज को नष्ट कर देगा। अगर हम सबको समान कर देते हैं तो यह समाज को नष्ट कर देगा, ये बताया जाता था। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व तो उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। तो आर्य जनसंख्या बढ़ाने के लिए इन्हीं को जिम्मेदार माना जाता था और इन्हीं को ये दायित्व सौंपा गया था कि जो आर्य बच्चे होंगे उन्हें नात्सी विचारधारा बताना है और उन्हें उनकी जनसंख्या को बढ़ाना है। ठीक है, आगे देखिए हिटलर इस बारे में क्या सोचता था। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? माँ है। लेकिन नाची जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। अब ये ऐसा तो कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? माँ है। वो क्यों कह रहा है वो ये देखिए। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। मतलब आर्य बच्चे अगर जन्म नहीं दे रही है तो उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे और ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाले माताओं को वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। इनाम इनाम मान के चलिए आप, ठीक है। 4 बच्चे पैदा करने वाले माँ को कांसे का और 6 बच्चे पैदा करने वाले माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले माँ को सोने का तमगा दिया जाता था, मेडल्स दिया जाता था उस समय। तो इस तरह की निंदनीय जो क्या बोले सिस्टम यहाँ पे लागू था जर्मनी में, हिटलर के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन इसी तरह की चीज़ें थी तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्या था एक बार हम फिर देख लें, चेंज कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 4 बच्चे पैदा करने वाले माँ को क्या दिया जाता था? कांसे का मेडल दिया जाता था। 6 बच्चे पैदा करने वाले उसको क्या दिया जाता था? चांदी का मेडल दिया जाता था, सिल्वर। और 8 या उससे ज़्यादा तो फिर क्या दिया जाता था? गोल्ड का मेडल। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी और इस तरह से हिटलर जो है जर्मनी में एक नात्सी शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना का कार्य शुरू कर चुका था और इस तरह से उसको व्यवहारिकता में लाने का प्रयास कर रहा था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोत कर उन्हें गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। तो जो औरतें आर्य पुरुष से शादी नहीं करते थे या फिर आर्य बच्चे नहीं पैदा कर पाते थे, उसका वैज्ञानिक परीक्षण में अगर उसका बच्चा जो है आर्य नहीं निकलता था तो फिर उसे दंडित किया जाता था और इस तरह की चीज़ें की जाती थी। गंजा कर दिया जाता था, मुंह पर कालिक पोत कर उसे गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है और इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई थी बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए थे। इस तरह की चीज़ें की जाती थी और हिटलर मातृत्व के बारे में इतनी गंदी सोच रखता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रचार की कला। हिटलर जो है अपना इस नात्सी विचारधारा को, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन उसको सही कैसे ठहराया, अपना ये जो प्रोपेगेंडा था उसको सही कैसे ठहराया, इतने लोग हिटलर के पीछे क्यों आए। ठीक है, चलिए ये भी जानते हैं इस टॉपिक में। नाची शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया था और उनका जबरदस्त फायदा भी उठाया था।
उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वह न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया और यूथनेजिया यानी विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का इस्तेमाल किया और इन्हीं शब्दों से इस मौत का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब मौत और हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और मौत दी जा रही है, हत्या की जा रही है। ठीक है, बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो सामूहिक हत्या नहीं किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, चयन और संक्रमण मुक्त किया जा रहा है। तो इस तरह के वर्ड यूज किए जाते थे। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इवैक्यूएशन यानी खाली करना का आशय लोगों को गैस चेम्बरों में ले जाना था। खाली करना का आशय क्या था, इवैक्यूएशन का आशय क्या था। वर्ड ये यूज नहीं कर रहा है कि गैस चेम्बर में ले जाके मार दो, क्या किया जा रहा है, इवैक्यूएशन। इससे जनता में क्या मैसेज जाता था, ये मैसेज जाता था कि ये बहुत बढ़िया चीज हो रहा है। ठीक है, क्या आपको मालूम है कि गैस चेम्बरों को क्या कहा जाता था, उन्हें संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। इस तरह की चीजें हो रही थी हिटलर में। गैस चेम्बर स्नान घर जैसे दिखते थे, यानी बाथरूम जहाँ पे हम नहाते हैं उसके जैसे दिखते थे, और उनमें नकली फव्वारे लगे होते थे। उनमें नकली फव्वारे लगे होते थे, शावर लगा होता था नकली, जिससे पानी नहीं निकलता था, गैस निकलता था, लेकिन वो बाद में पता चला। देखिए, शासन के लिए शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया हिटलर ने। नात्सी विचारों को फैलाने और तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था और समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था और प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू यानी अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। एटर्नल ज्यू यानी अक्षय यहूदी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान पहने दिखाया जाता था। क्या दिखाया जाता था, तो दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान यानी चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना भी संभव नहीं था, लेकिन इस तरह से उन्हें अलग दिखाया जाता था क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी घुले मिले हुए थे। उन्हें केंचुआ यानी चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। बोलता था चूहा, कीड़ा, उन्हें इतने इस तरह के वर्ड उनके लिए यूज किए जाते थे। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़का कर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नात्सीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। इस तरह की चीजें जर्मनी में घट रही थी। हिटलर के द्वारा नात्सीवाद को फैलाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही थी। दूसरे समुदायों के लिए नफरत फैलाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही थी। मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि लोग एक दूसरे के लोगों के मन में यहूदियों, जिप्सियों आदि समुदायों के प्रति नफरत फैले, लोग उनसे दूर रहे, ठीक है, उन्हें मारे। इस तरह का प्रोपेगेंडा हिटलर के द्वारा चलाया गया। नात्सियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए और पूरे समाज को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नात्सी ही हल कर सकते हैं, दूसरा कोई हल नहीं कर सकता है, ठीक है, और इस तरह से आकर्षित किया लोगों को। अब हम देखते हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ क्या क्या अपराध हुए जर्मनी में।
ठीक है, यहाँ देखिए नाथसीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। आम लोग जो थे वो नाथसीवाद पर क्या सोचते थे, नाथसी पार्टी के बारे में क्या सोचते थे। बहुत सारे लोग नाथसी शब्द आडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। बहुत सारे लोग वे दुनिया को नाथसी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाथसी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। और किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाथसीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा और यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी हो गए। ये स्वाभाविक है, अगर इतने बड़े लेवल पर इस तरह से प्रयास किया जाए तो आम लोग तो इससे प्रभावित होंगे ही। ठीक है, तो आम लोग, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए और क्या किया कि जो उस तरह के समुदाय के लोग थे जिसको नाथसीवादी विचारधारा में अच्छा नहीं माना जाता था, ये लोग उनके घर के बाहर निशान लगा देते थे। बोलते थे कि ये लोग नाथसी विचारधारा के खिलाफ वाले लोग हैं, ये लोग सही नहीं है, गंदे लोग हैं, ठीक है, कीड़े लोग हैं, चूहे लोग हैं। ठीक है, और उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि ये जो नाथसी विचारधारा है, नाथसी पार्टी है, यही देश को आगे लेकर जा सकता है। ठीक है, लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाथसी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाथसियों का जमकर विरोध भी किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, कुछ लोग, और मौत का डर तो था ही, लेकिन उसे साइड में रखकर ये उनका विरोध कर रहे थे, इन्हें मार दिया जा रहा था। ठीक है, बहुत सारे लोग मूक दर्शक बनकर खड़े रहे, सब चीज देख रहे हैं क्या हो रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, कुछ कर भी क्या सकते थे, इनकी भी मजबूरी थी। लोग कई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। पादरी पादरी निम्योलकर नाथसियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाथसी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी और दहशतनाक गेस्तापों की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। तो जब बहसें होती थी और कुछ होता था, लोग एक जगह बैठते थे, तो इस दहशतनाक दहशतनाक कार्यशैली और इस कुकृत्य पर निशाना साधते हुए उन्होंने कुछ लिखा भी है। ठीक है, कुकृत्य मतलब बहुत ही गलत काम। ठीक है, इस पर उन्होंने लिखा है, आम जनता ने लिखा कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। तो इस तरह की चीजें हैं। इन्होंने मूक दर्शक बनकर सब चीज को देखा, क्योंकि इनके जो समस्याएं थी वो इनके लिए समस्याएं नहीं थी, किसी और के लिए समस्या थी, तो जाने दो, मेरा क्या, इस तरह की चीजें हुई। लेकिन जब इन पर समस्या आई, उस समय तक सभी लोग खत्म हो चुके थे, ये खुद भी नहीं बच पाए। ठीक है, इस समस्या से। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। सालर्ट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सालर्ट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था कि इस नाज़ी जर्मनी में लोग क्या सोचते थे, क्या सपने देखते थे।
बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया और पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली बात इस किताब झकझोर कर रख देने वाली बात इस किताब से सामने आई। इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, इस किताब का आपको नाम याद रखना है, हम इसको पॉइंट आउट कर देते हैं, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। सालर्ट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह से खुद यहूदी भी अपने बारे में नात्सियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे और अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल और आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नात्सी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। इस तरह की चीजें हैं जो यहूदी थे, इस तरह का प्रोपेगेंडा यूज किया गया, इस इतने बड़े लेवल पर चीजें की गई कि यहूदियों को तक लगने लगा कि ये जो बात कहा जा रहा है, फैलाई जा रही है, ये सही बात है। ठीक है, इनके सपने में ये खुद को लगते थे कि हम इस तरह के हैं। ठीक है, अब देखिए महाध्वंस यानी होलोकास्ट के बारे में जानकारी है। होलोकास्ट क्या होता था, यहाँ पर महाध्वंस क्या होता था उसके बारे में जानिए। नात्सी तौर तरीकों की जानकारी नात्सी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी। बहुत दिन तक तो कुछ छुप नहीं सकता ना, इतना बड़ा बड़ा जो काम हो रहा है, चाहे आप उसके लिए कितने भी अच्छे अच्छे शब्द यूज कर ले, ठीक है, कितने भी अच्छे अच्छे शब्द यूज कर ले, हत्या मौत ये सब यूज ना करें अपने डॉक्यूमेंट्स में, ऐसा लिखे ही नहीं, लेकिन भी कब तक ये चीजें छुपी रहेगी, कभी ना कभी तो बाहर जाएगी। तो देखिए आखिरी सालों में क्या होता है कि ये सभी चीजें लोगों तक पहुंचती है, बाहर जाने लगती है, जर्मनी से भी बाहर जाने लगती है। लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद और जर्मनी के हार जाने के बाद पता लगा। क्या हो रहा था इतना कोई सोच भी नहीं सकता था। इस तरह की चीजें वहां पर हो रही थी, कितना बर्बर दमन हो रहा था। ये सभी चीजें युद्ध के बाद, जर्मनी के हार जाने के बाद पता चली पूरी दुनिया को कि यहाँ पर क्या हुआ था। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नात्सी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस यानी कि होलोकास्ट भी कहा जाता था। नात्सी शासन में जो कत्लेआम मचा था इसी को महाध्वंस या होलोकास्ट कहा जाता था। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था और उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नात्सी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए, लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नात्सियों की पराजय तय ही है, तो नात्सी नेतृत्व में दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूत और नष्ट करने के लिए नात्सी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया कि पता ना चले, इसलिए नात्सी ऑफिसरों ने पेट्रोल बांटना शुरू किया कि सबको आग लगा देना अगर हार गए तो। लेकिन दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वित्त चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है।
रखिए। इस तरह से इसको हटाने की कोशिश की गई, सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये आज भी जिंदा है। अपने क्राइम को, वे क्राइम कर रहे थे ना, और उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे, तो जब लोगों को पता चल जाएगा तो उनको दंड मिलेगा, ठीक है। इसलिए उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पर हुआ था कि इसे छुपाना संभव नहीं था, ठीक है। तो वो आज भी कहाँ है? लेखों में, स्मृतियों में, डायरियों में, साहित्य में, वृत्त चित्रों में, शायरी में, स्मारकों में, संग्रहालयों में आज भी इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उस स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे, ठीक है। तो लास्ट में ये आपको बड़ा अच्छा मोरल देता है ये स्टोरी, और कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि जिन्होंने उन स्याह दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया उनके लिए श्रद्धांजलि। दुनिया किस तरह से उन लोगों को श्रद्धांजलि देती है बाद में जो साहस दिखाकर अपने सामने के सिचुएशन को लड़ते हैं। उन लोगों के लिए भी उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने जुल्म ढाए, जिन्होंने जुल्म किया लोगों पर, उनके लिए ये शर्मनाक यादें हैं, ठीक है। और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं, उनके लिए चेतावनी की यादें हैं। क्योंकि वो जो कविता थी उसमें हमने देखा कि आम लोगों ने क्या लिखा कि हम देखते रहे, सभी को वो लोग मारते रहे, जब सब खत्म हो गए फिर हम पर भी समस्या आई, लेकिन हमारे साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं था। इसीलिए जब भी इस तरह की चीजें एक देश में, एक राष्ट्र में घटे, तो उन लोगों को भी साथ आकर खड़ा होना चाहिए जिन पर ये समस्या नहीं बीत रही है, ठीक है। सबको एक साथ मिलकर अगर आ, किसी समस्या का सामना करे तो जरूर उसका रास्ता निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो के बाद ये जो टॉपिक है हिटलर का उदय, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, ये समाप्त होता है, और क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 हमने पूरी तरह से पढ़ लिया, और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा। और इसी तरह के अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।